मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठता हूँ, जब सब सोए होते हैं, मैं उस वक्त लिखना शुरू करता हूँ। मैंने अपने आप को मैं उसमें नहीं आया, मोबाइल फ़ोबिया में नहीं आया, सोशल मीडिया के उसमें नहीं रहा। मैं 5 बजे से लेकर 10 बजे तक आज भी रोज़ सुबह उठ के कुछ ना कुछ लिख रहा होता हूँ। मैंने वो 5 घंटे अपने रखे। हमारे सिनेमा में राइटर की इज़्ज़त नहीं है। मतलब आपका जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल राइटर है मोहसिन अली, आप उससे पूछे उसको कितने पैसे मिलते हैं, और आई थिंक उसने जितनी फ़िल्में लिखी हैं कमर्शियली वो सारी हिट हुई हैं। एक और सबसे जो बड़ा जिसने हमारी इंडस्ट्री को डैमेज किया, और ये एक बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन है, वो है हमारे यहाँ प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर का झूठ बोलना। द मैंगो जेट आप कह रहे हैं, सही बात है, बिल्कुल बहुत बड़े बजट की भी है, कास्ट भी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेके आ जाए ना, फिर क्यों नहीं ला रहे? सर मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर मैंने बना के दे दी है। अब हरीम की कॉल है, होपफुली अभी वो कह रही हैं कि वो इसको अगस्त में लगाना चाहते हैं। एक्चुअली हमारी तो ऑडियंस को ये तक नहीं पता है, इवन इन्वेस्टर को ये तक नहीं पता है कि 100 रुपया जब आता है आपका, 1000 रुपया आता है, तो उसमें से आपको 300 रुपया भी नहीं मिलता है। जब मैंने दादल बनाई थी, ईद पे कोई इसको देखने के लिए नहीं गया, मैं उन्हें आज खामोश बैठे थे। हमें लगता था कि हमारे पास एक बहुत मज़े की कहानी है, हम रहमान टकेत के बाप की कहानी बताने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया मुझे आयशा उमर के साथ आया, फीमेल में से। ऐसा नहीं, हरीम के साथ बहुत क्रिएटिव फ्रीडम है, नेहा लाज के साथ तो मेरी बहन, सभी मेरी बहनें। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि हम फिल्म बनाते हैं सिनेमा ऑडियंस के लिए के नाम पे बनाते हैं, जिनकी बनाते हैं वो गालियाँ दे रहे होते हैं। अगर किसी फिल्म, कमर्शियल फिल्म, अगर वो एक क्लेम करती है कि उसने पाकिस्तान के सिनेमा से अपने पैसे पूरे किए, तो वो झूठ बोलता है माज़रत के साथ। सिर्फ एक आदमी है जिसकी फिल्में मुनाफा कमाती हैं, ठीक है। मैं अभी एज अ डायरेक्टर भी काम कर रहा हूँ, तो मुझे बड़े अच्छे पैसे मिल रहे हैं। तो मैं हर रोज़ सुबह उठता हूँ 5 बजे और शीशे के सामने खड़ा होकर अपने को चपेट मारता हूँ कि भाई मैंने पहले क्यों नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर एलवी और आज नरेटिव्स में मेरे मेहमान हैं पाकिस्तान के इस वक्त के सबसे प्रोलिफिक फिल्म मेकर अबू अलीहा उर्फ अली सज्जाद शाह। अली सज्जाद शाह उर्फ उर्फ अबू अली, अरे अली हाँ सही। अली। मतलब एक बात बताइए कि आपने तकरीबन 11 फिल्में तो आपकी डन, रिलीज या बैन जो भी आप कहें हो चुकी हैं, लोगों ने देखी हुई भी हैं। इन 6 ईयर्स, एक साल में आदमी बड़ी मुश्किल से एक फिल्म बनाता है, आपने 6 साल में 11-12 कर ली, कैसे? इसके ऊपर मैं 3-4 जगहों पे ये बात कह चुका हूँ। वैसे मैं ऑनलाइन कह देता हूँ कि मेरा ये मानना है कि जब आदमी को लिखना ना आता हो और डायरेक्शन ना आती हो, तो साल में 5 फिल्में भी बना सकता है। जब आपको लिखना आता है और डायरेक्शन आ जाती है, तो फिर आप 5 साल में एक ही बनाते हैं। आपकी जो है, लिखते भी आप खुद ही हैं, डायरेक्ट भी आप खुद ही करते हैं। आपने मुख्तलिफ, कभी हॉरर कॉमेडी की, कभी आपने एक्शन कर ली, कभी आपने जो है किसी जावेद इकबाल जैसे सीरियस टॉपिक पे बात कर ली। तो कैसे आता है ये ख्याल? क्योंकि देखिए जनरली जो है, जब हम कोई टॉपिक देखते हैं तो कहते हैं हाँ इस पर फिल्म होनी चाहिए, लेकिन आप बढ़ के उस पर जो है वो 6 मार देते हैं। एक तो मेरा बैकग्राउंड, मैं जर्नलिज्म से आया, हाँ, क्राइम रिपोर्टिंग से आया, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में मैंने क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टिंग की हुई है। मुझे लगता है कि या लोगों को भी लगता है कि जो इस किस्म के डार्क जॉनराज हैं, चाहे थ्रिलर है, क्राइम थ्रिलर है, इस किस्म की चीज़ें, उसको मेरे लिए लिखना आसान है, मुझे लगता है, जो मेरा एक बैकग्राउंड है, शायद ये एक वजह है। भाई जर्नलिज्म से कैसे फिल्म मेकिंग में आ गए? पहले जर्नलिज्म में भी क्राइम वाली में क्यों गए आप? मेरे वालिद साहब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, और उनकी जगह इन ऑर्डर टू सपोर्ट माई फैमिली, तो मैंने अपनी एजुकेशन छोड़ी और मैं जॉब मुझे मिल गई। फिर हमारा कुछ फैमिली पॉलिटिक्स हुई, झगड़ा हुआ, और उसके बाद जो है वो हमारे जो सगे मामू थे उन्होंने एक पर्चा करवा दिया मेरे ऊपर, और मुझे जेल जाना पड़ा बहुत छोटी सी उम्र में। तो जब मैं जेल से बेल करके वापस आया, और आप जाते हैं उस पुलिस स्टेशन में दोबारा वैसे गपशप लगाने के लिए, तो हमारे जो आईओ थे वहाँ पे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो उन्होंने कहा यार कि यार शाह जी आप पे पर्चा बनता नहीं था। तो मैंने कहा दिया क्यों है फिर? कहता नहीं, वो आपके मामू जो है ना, वो एक क्राइम रिपोर्टर को लेकर आ गए थे। तो हमारे जैसे एसएचओ साहब हैं, उनकी थोड़ी सी है वो फटती थी, सॉरी मुझे लफ्ज़ यूज़ सही करना है सही कि नहीं सही। करना है, तो वो डर गए एसएचओ साहब, तो उन्होंने कहा पर्चा दे दो, तो ये रीज़न हुई। तो फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब को एक तरह से छुट्टियाँ ली विदाउट पे, और मैंने एक एज अ ट्रेनिंग रिपोर्टर के तौर पे एक न्यूज़पेपर को ज्वाइन किया, और उसके बाद फिर मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। 90s की बात उसमें है। ये हम 90s की बात कर रहे हैं। और फिर उसमें फ़न फैक्ट ये है कि मैंने ठीक 2 साल के बाद उसी न्यूज़पेपर में उस क्राइम रिपोर्टर को रिप्लेस किया, वाह। और मैंने वो क्राइम, ये बहुत हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद की एक बड़ी एक मज़े की स्टोरी है। और फिर जब मुझे प्रेस क्लब में मिले, वो बहुत ही सीनियर क्राइम रिपोर्टर थे, उन्होंने कहा यार कि तुम आ गए हो और अच्छा लगा यार, चलो तुम्हारी मैंने खबरें पढ़ी थी डिफरेंट पेपर में, तुम मैं करंट है, तो मुझे खुशी है तुम आए। तो मैं कहा सर आपकी वजह से तो मैंने क्राइम की बीट ज्वाइन की है।
कहता नहीं कैसे। मैंने कहा सर आपने मेरे मामू के साथ मिलकर मुझे झूठा पर्चा करवाया था, उसको याद भी नहीं था बेचारों को। तो मैंने कहा उसकी वजह से मैं क्राइम की बीट में आया। तो एक ये था मेरा। ठीक है, ये तो मामू के पर्चे की वजह से आप क्राइम रिपोर्टिंग क्राइम में आ रिपोर्टिंग गए। में आ गए। तो फिल्म मेकिंग में किसकी फिल्म मेकिंग पर्चे में की ऐसे वजह से आया आए? कि मुझे फिल्म में आना नहीं, मैं मुझे कंटेंट का था। ये हुआ कि मेरी जो वालदा थी मैं क्राइम रिपोर्टिंग में बहुत चालू हो गया था बहुत ज़्यादा। तो बहुत सी छेड़छाड़ भी कर रही थी हर जगह पे। तो मेरे दोस्त जो थे वो मेरी अम्मा को बताते थे कि ये जो है ना थोड़ा इसको एहतियात करें, ये इसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, उसको मार के चला जाएगा। तो इस तरह से नहीं छेड़े जितने ये पढ़ गया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में। वालदा को फिर कैंसर हुआ डायग्नोज और स्टेज 3 डायग्नोज हुआ। वो एक बड़ा मुश्किल लम्हा था कि आप स्ट्रगल कर रहे थे और आप कुछ को लगता है कि हाँ यार ये 8-10 साल के बाद अब कहीं जाके मैंने अपना घर भी बना लिया है और अब मैं कुछ शायद वालदा को थोड़ा सा एक बेहतर एक लाइफस्टाइल दे सकता हूँ। और आपको पता लगता है कि अब ये इस स्टेज के ऊपर है कि इनके पास 1 साल से ऊपर नहीं है, शायद ज़िंदा नहीं रहेंगी। तो वो टाइम बड़ा टफ था। तो अम्मा ने ये शर्त रखी कि मैं उस वक्त तक अपनी केमोथेरेपी नहीं करवाऊंगी जब तक ये अपना काम छोड़ के मेरे साथ नहीं जाएगा। मेरे 2 छोटे और भाई भी थे। तो वो चाहती थी कि ये इसका जो टाइम है ना, ये जाता है थानों में और आधी रात को और ये करता है, इससे इसकी जान छूटे। और मैं ये हुआ कि फिर मैंने अम्मा का ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दिया। केमोथेरेपी जा रहा हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ट्रीटमेंट हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं। शाम को मोहल्ले में एक डॉक्टर के पास लेके जाना है तो वहाँ पे भी इनको इंजेक्शन लग रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। वो टाइम मेरे पे बड़ा टफ था। अंदर से मैं कुड़ रहा था, फ्रस्ट्रेटेड था और कुछ मैं निकाल नहीं पा रहा था अपनी भड़ास। तो मैं सोशल मीडिया पे आया। उस ज़माने में कुछ कराची में ऑपरेशन चल रहे थे और आगे भी चल रहे थे। तो मैंने एक फ़र्ज़ी आईडी बनाई अबू लिया की। कोई नहीं जानता था आदमी कौन है, और मैंने लिखना शुरू कर दिया बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एज अ जर्नलिस्ट। क्योंकि मैं जब क्राइम की बीट कर रहा था तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी में एमक्यूएम की बीट इस्लामाबाद में कर रहा था। तो मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स बन गए थे, कुछ दोस्तियाँ बन गई थी। तो आप बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो आप उस ज़माने में जब पार्लियामेंट लॉजेस में या कहीं आप बैठते थे ना तो आप एक ही सवाल करते थे और उसका वो बड़े मज़े से जवाब देते थे। इस्लामाबाद की जर्नलिज्म कम्युनिटी में एमक्यूएम के जो एमएनएज और सेनेटर्स थे ये बहुत पॉपुलर थे। उसकी वजह ये है कि आपका अगर नून लीग का या पीपल्स पार्टी का एमपी या एमएनए है ना, तो उससे तो आपकी फ़ोन बात ही नहीं होगी। उसने 4 लोग रखे हुए हैं। कहीं बहुत अगर आप किसी बड़े चैनल के हैं तो शायद आपका डायरेक्ट नंबर आपको पता, अदरवाइज़ नहीं था। एमक्यूएम के लोग भाई 2-2 घंटे बातें करवा लो, चाय पे बुला लो, ये आपको कॉफ़ी पे बुला लेंगे। इनको शौक था बातें करने का। तो मैंने वहाँ से ताल्लुकात बनाए। मेरे पास नॉलेज थी, जो हो रहा था हिस्ट्री का मुझे पता था। जब मैंने लिखना शुरू किया तो कराची वालों को लगा कि ये हमारा को लड़का है जो लिख रहा है हमारे लिए, हमारा बंदा को लिख रहा है भाई, उर्दू स्पीकिंग को लिख रहा है। वहाँ से मेरे दोस्त बनने शुरू हुए, मीडिया के दोस्त बने और मीडिया के बहुत अच्छे दोस्त बने। जैसे गज़ाला आपा थी, वो सब जियो में थी। आतिफ भाई थे, अच्छे राइटर, पीछे तो देखो बनाई। आतिफ भाई पहले आदमी थे जिन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम इतने अच्छे जुमले लिखते हो, इतना तुम मज़े का ह्यूमर लिखते हो, तुम के लिए आओ। और पहला स्क्रिप्ट जिसपे मैंने हाथ सीधा किया वो आतिफ भाई का ही था, परी फिल्म का। उन्होंने मुझे भेजा, मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा ये तो ठीक है, ये तो हाँ। फिर मैंने चीज़ें लिखनी शुरू कर दी और फिर मैंने घोस्ट राइटिंग स्टार्ट कर दी। मैं कराची में आता था डिफरेंट कंटेंट हाउसेस में। मेरा नाम नहीं था, मेरी लॉबी नहीं थी। नाम मुझे नहीं मिलता था लेकिन मेरा काम चलना शुरू हो गया, मुझे मिलना शुरू हो गया काम। तो वो उससे मेरा हाथ, वो जो मैंने घोस्ट राइटिंग की उसका एक तो मुझे फ़ायदा ये हुआ कि अगर वो चीज़ नहीं चल रही तो मेरा उसमें नहीं है। नुकसान तो ये हुआ कि नाम किसी को नहीं पता था। घर का किचन चलना शुरू हो गया। फिर ये होता था कि फुरकान सिद्दीकी भाई, अल्लाह ने जन्नत बख्शे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे और कुछ और दोस्त थे। तो मैं कराची में आता था, आतिफ भाई का है तो इनके सीरियल शूट हो रहे थे। तो मैं जब कराची में आता था, थोड़े पैसे मेरे पास होते थे और इसमें सारे मामले में वालदा का ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं जर्नलिज्म में नहीं जा सकता हूँ एज़ पर द कम्युनिटी, मैं क्राइम रिपोर्टिंग नहीं कर सकता हूँ। तो मैं कराची में आता था और कराची में मैं आया हूँ 1 हफ़्ते के लिए। तो मैं हर प्रोडक्शन हाउस को विजिट करता था एज़ अ राइटर। ये मेरे सीरियल आइडिया सोप का है, मैं डिफरेंट, और कहीं काम मुझे नहीं मिलता था, कुछ और मिल जाता था एज़ अ बल्क है। और फिर ये होता था कि अगर मैं 5 दिन फ्री हैं तो मैं देखता था किसका शूट चल रहा है, तो मैं उसके शूट पे चला जाता था। और एज़ अ मेरे पास एक्सेस थी, जैसे अगर मैं फुरकान भाई के सेट पे जा रहा हूँ तो फुरकान भाई के सेट पे एज़ अ डायरेक्टर का मैं दोस्त हूँ, तो मुझे बिठा के वो चाय पिला सकते थे। लेकिन मैं कहता था यार कोई सीट खाली है तो बता दे। तो ये हुआ कि मैंने एज़ अ कैमरा मैन का असिस्टेंट से भी असिस्टेंट, वो भी काम, लेंस भी मैंने साफ़ करके देने शुरू कर दिए। लाइन प्रोड्यूसर के साथ राइडर होता है, राइडर का मैं असिस्टेंट राइडर भी बन गया। मुझे आज भी याद है जब हम कतक्षा शूट कर रहे थे कलर कहार में, तो सलीम राज भाई ने कहा यार मैं तुमसे पहले कहाँ मिला हूँ। तो मैंने को बताया कि फ़लाँ ड्रामे के सेट के ऊपर मैंने आपको सिगरेट ला के दिए थे। वो मुझे बहुत फ़ायदा रहा डिफरेंट सेट्स पे बैठने का। आई वाज़ नोबडी, मैं सबसे बात करता था, मुझे पता लग गया किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसकी लाइफ में क्या है, किस तरीके से सेट पे काम होता है, किस तरीके से कितना इंपॉर्टेंट है एक कम बजट की फ़िल्म बनाना। उसमें आप अपनी टीम को कैसे साथ लेके चलते हैं। और वो जो लाइट पे एक लड़का खड़ा हुआ है,
अगर उसको भी खाना ठीक से नहीं मिला और उसको भी आपने इज्जत से बात नहीं की तो कैसे वो मूड अफेक्ट होकर यहाँ पे आता है। तो ये मेरी उसकी रही। फिर इसमें ये हुआ है कि जो सबसे बड़ा था वो अली रज़ा आब्दी भाई थे। अली रज़ा आब्दी भाई अल्लाह जन्नत बख्शे, वो मेरे वाहिद पॉलिटिशियन में बहुत प्यारे दोस्त बन गए और सबके दोस्त थे वो। तो उनके हम वो जो रेस्टोरेंट था बॉट्स, उस पर हम जाते थे। जब वहाँ हम बैठते थे तो वहाँ पे हर आदमी फ़िल्म बना रहा था। 3-3 4-4 लोग बैठे हुए और हर आदमी फ़िल्म बना रहा है और मैं सबको देखता था। मैं कहा ये लोग तो पता नहीं क्या इंडस्ट्री 2 साल में तबाही हो जाएगी। लेकिन जब मैं जाना शुरू हुआ तो 1 साल बाद ही मैंने देखा यार कि ये पेपर पे ये बैठे ही हुए हैं। तो समझ में आ गया कि इनमें से बनाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ बातें कर रहे हैं। मैंने भी एक स्क्रिप्ट लिखा और और एक बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, आई थिंक अब वो छोड़ गए इंडस्ट्री, नौशाद अनवर खान थे, वो टीवी का काम करते थे। नौशाद भाई को लिया एज अ डायरेक्टर। आइडिया ये था कि मैं तो रेडी काम करूँगा, स्क्रिप्ट मेरा है और हम काम करते हैं। एक छोटे से बजट में हम इसको एक फ़िल्म बना रहे थे और शूट से 3 दिन पहले नौशाद भाई फ़िल्म छोड़ के चले गए। उनको कहीं से एक सीरियल ऑफ़र हो गया। सीरियल एक लगी आमदन थी और उन्होंने कहा और वो इस यकीन के साथ गए कि ये शूट नहीं कर पाएगा। तो मैंने कहा भाई मैंने को 5-6 लोग घेरे हैं या उनको कुछ लालच दिया हुआ है और ये लोग भाग जाएंगे तो मैं शूट आगे लेके नहीं जा सकता हूँ। और ऑलरेडी जितने बड़े एक्टर्स मेरे जहन में थे उस वक्त किसी ने वैसा काम नहीं किया। ये सोचा कि मैं पहली फिल्म में अदनान टिपू भाई को लेना चाहता था, उन्होंने मना कर दिया। माहिम आमिर थी, इस तरह के कुछ अच्छे एक्टर मैं स्क्रिप्ट दिए, उन्होंने काम नहीं किया मेरे साथ। और जो भी अवेलेबल थे थैंक्स मतलब आई एम रियली थैंकफुल टू तकी अहमद, वो आ गया ऑन बोर्ड। सुकैना उस वक्त उनका एक 100 पे 2 हुआ था, वो आ गई। फिर इस तरह के और सबसे बड़ी जो मेरी कामयाबी थी स्क्रिप्ट में अकबर सुबहानी साहब को लेना, सुबहानी साहब आ गए तो मैं हो गया कि हाँ मैं कुछ सीख लूँगा। तो मैंने एक मैसेज किया नौशाद भाई को जो बाद में मेरा तकिया कलाम भी बना के, ब्रो आई एम गोइंग टू शूट दिस फिल्म विद यू और विदाउट यू। और वो शूट वाले दिन वो नहीं आए तो मैंने कहा मेरा नाम लिखो एंड दैट्स हाउ आई स्टार्ट। ये फिल्म कौन सी थी? ये आरिफा जो बैन होगी। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने जो आपकी रिलीज हुई फिर वो साइकोलॉजिकल हॉरर कतक्षा मैंने बनाई सलीम भाई को लेके और बाकी लोगों को, वो एक्सपीरियंस था। ये बात है 2016-17। 2016 सही है, ठीक है, हो गया, आपने फिल्म कर ली जो भी है। इतने कम अरसे में इतनी ज़्यादा फिल्में करना, ठीक है आप जो कह रहे हैं कि जिसको नहीं आती जिसको आती है, मगर पॉसिबल कैसे होता है? क्यों देखें फ्रॉम इनिशिएशन टिल एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा जान मारनी पड़ती है। अगर खाली डायरेक्टर हो, आप तो राइटर भी हैं, तो क्या आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है? थॉट प्रोसेस ये था कि मुझे एक चीज़ का हमारे यहाँ ना अगर आप किसी से मिले राइटर से डायरेक्टर से तो वो ये बताता है कि मेरा फोटे ये है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये आता है। मैंने ये सीखा पिछले 10 सालों में कि मुझे क्या नहीं आता और उस पर मैं काम करता हूँ। मैंने फिल्म स्कूल नहीं पढ़ा हुआ था, मेरे पास प्रॉपर स्क्रीन प्ले राइटिंग को नहीं थी। मैं स्टोरी टेलर था, मैं देखता था, लोगों को ऑब्जर्व करता था, कहानियाँ मेरे पास बहुत थी। जावेद इकबाल वाला वाक़या मेरे सामने हुआ था। लोगों को ये पता था कि जावेद इकबाल जो है उसने ये किया। मेरे पास वो पूरी एक फ़ाइल पड़ी हुई थी जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में उसका जो एक हुआ था, तो उसको कहानी की शक्ल देना मेरे लिए ईजी हो गया था। मेरे पास एक रेडी रेफरेंस मौजूद था जो बहुत ऑथेंटिक था। तो ये हुआ। तो मेरा ये था कि मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ नोबडी होने का। आई वाज़ नोबडी, मुझे कोई जानता नहीं था। तो आप अगर बड़े आदमी हैं ना, बड़ा नाम है आपका इंडस्ट्री में और आप फिल्म बनाते हैं और आपकी फिल्म अगर नहीं चलती तो आपको हर आदमी लान तान करेगा। मुझे कोई जानता नहीं था, मतलब ब्लडी आउटसाइडर। तो लोग कहता है ये एक बार आया, दूर से आया, ये बनाएगा। ऐसे कितने आए और कितने चले गए, और ऐसे हैं कितने आए, बड़ी बड़ी बातें कि एक फिल्म बनाई चले गए। मैं पहली फिल्म से मुझे याद है एक बार हमारा कुछ सेट के ऊपर कुछ मसला हो गया विद माई फीमेल एक्ट्रेस जो थी। तो सलीम भाई को मैंने कहा यार इनको लगता है कि मैं इस फिल्म के बाद चला जाऊँगा, तो मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं इधर ही हूँ, मैं जाऊँगा कहीं नहीं। वो आज भी सलीम भाई मुझे मिलते हैं, हाँ भाई तू बड़ा जीठ आदमी है, तूने सब ये कहा था। तो एक तो नोबडी होने का मुझे फ़ायदा हुआ। सेकंड मेरे पास मेरे पास टाइम बहुत था, मैं फारिग आदमी था। मैंने अपने आप को डिसिप्लिन कर लिया। आप यू कैन आस्क एनी ऑफ माई एक्टर्स ने मुझसे काम किया है। अबू लिया का शूट है, इसका मतलब है कि सुबह 5 बजे सेट पे होगा और 6 बजे कैमरा रोल होगा। मैं सुबह 6 बजे सेट पे आता था सबसे पहले, और आज भी मैं फिल्म कर रहा हूँ तो कैमरा उतर रहा होगा तो मैं आगे खड़ा मिलूँगा आपको सेट के ऊपर। प्रोडक्शन वाले अभी गाड़ी से कुर्सियाँ उतार रहे होंगे तो मैं खड़ा मिलूँगा। ये मैंने अपना रखा। राइटिंग का मेरा प्रोसेस बहुत मज़े का रहा। मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठता हूँ, जब सब सोए होते हैं मैं उस वक्त लिखना शुरू करता हूँ। मैंने अपने आप को मैं उसमें नहीं आया, मोबाइल फोबिया में नहीं आया, सोशल मीडिया के उसमें नहीं रहा। मैं 5 बजे से लेकर 10 बजे तक आज भी रोज़ सुबह उठ के कुछ ना कुछ लिख रहा होता हूँ। मैंने वो 5 घंटे अपने रखे। तीसरा, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरा बजट नहीं था। मेरी जितनी फिल्में अगर कहा जाए 1-2 को छोड़ के, वो मैं उनको कहता हूँ कि वो कंप्रोमाइज़ का हमालिया हैं। क्योंकि मेरा ये मानना था कि मेरे अब्बा ने कोई एहसान नहीं किया इस इंडस्ट्री के ऊपर कि लोग मुझे काम दें। और मैं कौन हूँ यहाँ पे? ऐसे ऐसे लोग आए, बड़े बड़े स्टार्स, और उनकी एक फिल्म नहीं चली तो अगली बार उनको पैसे नहीं मिले। ठीक है,
यू नो दैट कितने बड़े बड़े आपके हिट फिल्में देने वाले हैं, लेकिन जब दोबारा वो उसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए कि हम एक फिल्म बनाना चाहते हैं, हमें अब 2 करोड़ की एमजी नहीं दी उन्होंने, उनको लगा कि नहीं ये इस आइडिया में दम नहीं है, चीज़ें नहीं। तो मैंने कहा जब इंडस्ट्री इनके साथ इतनी सेल्फिश है तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो फिर ये है कि मैंने ना वो नहीं किया, मुझे लगा कि हाँ ये जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर वाली टर्म है इसको अगर मैं अप्लाई करूँ जावेद इकबाल जैसे, जावेद इकबाल पे मैं आज भी शर्मिंदा हूँ, जावेद मतलब यासिर हुसैन से और आयशा उमर से। जावेद इकबाल को बहुत क्रिटिकल एक्लेम मिला, लेकिन जावेद इकबाल इससे बहुत अच्छी बन सकती थी अगर मैं 5 दिन मज़ीद शूट कर लेता, थोड़े पैसे हो रह जाते। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं था। मेरे बारे में मैंने अपनी एक डेवलप कर ली, जहाँ पे एक वक्त में एक्टर्स मेरा मजाक उड़ा रहे थे, या यूनिवर्सिटी के जो इंडस्ट्री के बाकी डायरेक्टर तो राइटर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, ठीक है कि यार ये तो कंधे पर रख के फिल्म बनाता है, इस तरह से वो 5 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में फिल्म बनाता है। प्रोड्यूसर्स का एतमाद मेरे पे बहाल होता है कि यार ये वाहिद आदमी है जो सेट से शूट पे जाने से पहले कहता है कि इतने दिन में बनाऊंगा, इतने पैसों में बनाऊंगा, और ये उतने दिन में बना लेता है, और ज़मीन ऊपर की नीचे हो जाए, आगे पीछे हो जाए, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, कुछ भी हो जाए। जैसे कतक्षा का जो फाइनल हाफ है, फाइनल एक्ट है, उन्होंने चेंज किया क्योंकि उसको शूट करने के लिए प्रॉपरली जितने पैसे चाहिए थे लाइटों के हमारे पास ख़त्म हो गए थे, तो प्रोड्यूसर ने कहा मेरे पैसे नहीं है। जावेद इकबाल जो है वो 7 दिन में बनी, 8वें दिन के पैसे नहीं थे हमारे पास। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ मैंने किए। 6 डिफरेंट जॉनरा में फ़िल्म बनाना, फ़िल्म को सिनेमा पे लगाना, और लगाने के बाद उसका क्रिटिसिज्म सहना, उसने मुझे बड़ा पक्का कर दिया कि हाँ इट्स ओके, मतलब बड़े बड़े लोगों की नहीं चलती, और तुमने फिल्म सिनेमा पे लगा दी, ये बहुत बड़ी बात है। सेकंड ये हुआ कि लोगों को, कुछ लोग ऐसे थे जिनको, जो मुझे लगता था ये बड़े पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, तो जब उन्होंने मुझे बुलाया कि हाँ यार आओ ये पकड़ो 50 लाख फिल्म बनाओ, तो मैंने कहा नहीं आपके साथ नहीं बनाऊंगा 50 लाख की फिल्म। 50 लाख में जावेद इकबाल इसलिए बनाई है कि आप ये सोचेंगे कि इसके बाद 1.5 करोड़ होता है, ये क्या बनाता है। और जब 1.5 वाली फिल्में मिलना शुरू हुई तो 1.5 वालों को मैंने कहा हाँ आप मुझे वो पैसे दें जो बाकियों को देते हैं आप, या एटलीस्ट मुझे कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए दें, फिर मैं आपको बताऊँ मैं क्या कैपेबल हूँ। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है एक बैड फिल्म मेकिंग की, पर तो आइडिया ये था। जैसे मैंगो जेट में मुझे वो क्रिएटिव फ्रीडम दिया हरीम फारूक ने, और मुझे वो बजट दिया जो मैं हमेशा कहता था यार ये मुझे मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा क्या होगा। द मैंगो जेट आप कह रहे हैं, सही बात है, बिल्कुल बहुत बड़े बजट की भी है, कास्ट भी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेके आ जाए ना, फिर क्यों नहीं ला रहे? सर मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर, मैंने बना के दे दी है, अब हरीम की कॉल है, होपफुली अभी वो कह रही हैं कि वो इसको अगस्त में लगाना चाहती है, इस साल चलें। गुड गुड, इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, सही हो गया। मैंगो जेट भी आपने बना ली, पंजाबी सुपर पंजाबी भी आपने बना ली, पंजाबी, फिर आपने उर्दू वाली भी जो फिल्में बनाई है वो भी बनाई हैं। तो आपके ख्याल में हमारे सिनेमा में वो क्या कमी है जो पूरी हो जाए तो सारा मामला सेट हो जाएगा? हमारे सिनेमा में राइटर की इज़्ज़त नहीं है, और समहाउ शायद ये आइडिया हमारी कराची की इंडस्ट्री ने लाहौर की इंडस्ट्री से लिया। लाहौर की इंडस्ट्री में आप किसी अच्छे डायरेक्टर से बात कर लें, वो अपने राइटर का जिक्र ऐसे ही करते हैं जैसे किसी मुंशी का करते हैं। एंड समहाउ आइडिया ये था कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अब एक कहानी बनाते थे, राइटर सेट के ऊपर आता था, पर डे के ऊपर वो सिगरेट उसको मिलती थी, चाय मिलती थी, और वो कुछ लिख के दे देता था, ठीक है। आप मौला जट के ऊपर आप जो उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके इंटरव्यूज़ पढ़े हुए हैं कि वो नासिर अदीब साहब का जिक्र किन अल्फाज में करते हैं, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि तो समहाउ हमारे यहाँ आज भी एक्टर की फ़ीस आपको पता है, डायरेक्टर की फ़ीस आपको पता है, राइटर की फ़ीस ही नहीं है। राइटर मुझे नहीं पता, शायद हम किसी को इज़्ज़त देने को तैयार है या नहीं है। मतलब आपका जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल राइटर है मोहसिन अली, आप उससे पूछे उसको कितने पैसे मिलते होंगे, और आई थिंक उसने जितनी फिल्में लिखी हैं कमर्शियली वो सारी हिट हुई हैं। तो ऐसा भी है। तो समहाउ सबको लगने लग रहा है कि यार लिखना तो मसला नहीं है, एक जॉनरा पकड़ते हैं, बॉलीवुड का रेफरेंस उठाते हैं, या तो एक फिल्म या 4 फिल्में मिक्स करते हैं और कुछ लिख लेते हैं और बड़े स्टार ले लेते हैं। आपका ड्रामा भी शायद समहाउ, मुझे उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है उसमें काम करना इंडस्ट्री के लिए, लेकिन फ़िल्म के अंदर तो आज भी वही है कि आपके 2 बड़े स्टार, और फिर वो डिक्टेट करते हैं कि क्या होगा। और मुझे लगता है कि आज भी अगर आप कंटेंट जो है ना उसको थोड़ी इज़्ज़त दे दें। एक और सबसे जो बड़ा जिसने हमारी इंडस्ट्री को डैमेज किया, और ये एक बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन है, वो है हमारे यहाँ प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर का झूठ बोलना। हमने आवाम के साथ, पब्लिक के साथ, इतना पब्लिक के साथ कि हम अपने आप के साथ झूठ बोलते हैं। मैं आपको, हम उस साल की बात करते हैं लाल कबूतर जिस साल जी आई, हाँ, मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है। लाल कबूतर ने टोटल जो बॉक्स ऑफिस किया वो 3 करोड़ रुपये किया। ये एक जेन्युइन नेचुरल बॉक्स ऑफिस है। उनके डिस्ट्रीब्यूटर ने और प्रोड्यूसर ने झूठ नहीं बोला। उसी साल जो 2 बड़ी फिल्में आई,
उनका बॉक्स ऑफिस जो क्लेम था, एक का 18 करोड़ था, एक का 25 करोड़ समथिंग था, मैं दोनों का नाम नहीं लेता हूँ। उन दोनों फिल्मों ने अपने पैसे पूरे नहीं किए थे, ब्रेक इवन पे भी नहीं गई थी, लेकिन उन दोनों फिल्मों को 18 करोड़ और 25 करोड़ रुपए का बिजनेस शो किया गया और उनके प्रोड्यूसर्स ने बाकायदा सक्सेस पार्टीज बनाई। ठीक, अब प्रॉब्लम यह है कि एक आउटसाइडर इन्वेस्टर जब देखता है कि लाल कबूतर जैसी फिल्म आई, खूबसूरत फिल्म, लेकिन उसने 3 करोड़ रुपये बनाया, ठीक है, और टकसाली गेट ने 4 करोड़ रुपये बनाया, लेकिन फलां फलां रोमांटिक कॉमेडीज जो आई थी, ब्रेनलेस कॉमेडीज आई थी, उन्होंने 18-15 कर लिया, तो वो उसको लगता है कि नहीं, यही, उसको नहीं पता है कि ये झूठ है। एक्चुअली हमारी तो ऑडियंस को ये तक नहीं पता है, इवन इन्वेस्टर को ये तक नहीं पता है कि 100 रुपया जब आता है आपका, 1000 रुपया आता है, तो उसमें से आपको 300 रुपया भी नहीं मिलता है। हमें आज तक नहीं पता है कि 50 to 55% आपका सिनेमा ले जाता है, 15% आपका डिस्ट्रीब्यूटर ले जाता है। इवन आप पीआर का बजट आपका कुछ 5 से 10 मिलियन तक चला गया है, वो काटने के बाद आपको 25 रुपये मिलते हैं। सो आपकी फिल्म ने अगर 10 करोड़ रुपया किया है तो आपको 2.5 करोड़ रुपया उसमें से मिलेगा, और आपकी फिल्म अगर 5 करोड़ की है तो आपको एक्चुअली 18 करोड़ का बिजनेस करेंगे या 16 करोड़ का करेंगे तो आप ब्रेक इवन पे जाएंगे। ये बात नहीं करते। सो हमें सबसे ज़्यादा डैमेज किया झूठ बोलने की आदत ने। उसमें नुकसान ये हुआ है कि लोगों ने एक्सपेरिमेंटल सिनेमा पे काम करना बंद कर दिया। मैं आर्ट मूवीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफरेंट जॉनर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने दादल बनाई थी, ईद पे कोई इसको देखने के लिए नहीं गया, मैं और नेहाल आज खामोश बैठे हुए थे। हमें लगता था कि हमारे पास एक बहुत मज़े की कहानी है, हम रहमान टिकैत के बाप की कहानी बताने जा रहे हैं, और हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक फीमेल बॉक्सर है। हमें लगता था कि वो सारे डॉट्स, लेकिन हम देख रहे थे इंटरनेशनल उसको, हमें नहीं पता था कि यहाँ पे रोम कॉम चाहिए इनको। आपने मुख्तलिफ प्रोड्यूसर के साथ काम किया है, उसमें हजरात भी हैं, ख़वातीन भी हैं, तो आप जो है ख़ुद आपको किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? अच्छा, एक तो मैं बहुत ही मुश्किल और बदतमीज़ आदमी हूँ, आपको सेट पर बता देंगे, मुझे तो सेट पर कुछ सजेशन दे तो मैं कहता हूँ जी मुझे तो मेरा काम आता है, आप प्लीज़ नहीं दें। तो एक तो सबका शुक्रिया कि उन्होंने मुझे बर्दाश्त किया। मैं सेट पे बहुत ही मुख्तलिफ आदमी हूँ, सबको पता है, और मैं अपने आप को कोशिश कर रहा हूँ इंसान बनाने की, एक नॉर्मल आदमी बनाने की है। सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया मुझे आयशा उमर के साथ आया, फीमेल में से। ऐसा नहीं, हरीम के साथ बहुत क्रिएटिव फ्रीडम है, नेहा लाज के साथ तो मेरी बहन, सभी मेरी बहनें। आयशा उमर जो है, जो फ्रीडम आपको देती है ना सेट पर, कोई भी नहीं देता। मुझे कम से कम जितना फ्रीडम आयशा उमर ने दिया, कास्टिंग में लेके, चीज़ों को लेके, मैं स्याह करूँ, सफ़ेद करूँ, कितने दिन में फ़िल्म बना रहा हूँ, मेरी लोकेशन चॉइसेस क्या हैं। मैंने एक बार उसको स्क्रिप्ट नरेट किया, बेसिक आइडिया दिया, उसने अपने थोड़े से सजेशन दिए, हम उस पर एग्री कर गए, और उसके बाद अगर बीच में आगे जाके उन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं और मैंने नहीं माने हैं, तो उन्होंने इंसिस्ट नहीं किया, उन्होंने एज ए प्रोड्यूसर मुझ थोपा नहीं कि नहीं ये तो आपको करना ही पड़ेगा, आपने नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सो आयशा उमर ने मुझे बहुत फ्रीडम दिया। लाहौर में सफदर मलिक साहब हैं, खूबसूरत बुज़ुर्ग आदमी हैं, प्यारे इंसान हैं। वो जो फ्रीडम देते हैं आई थिंक अपने राइटर को, चाहे उन्होंने सईद नूर साहब को लिया, चाहे अभी उन्होंने शहजाद रफ़ीक साहब को लेके वेलकम टू पंजाब बनाई थी, वो कहते हैं कि ए मेरा कप्तान है, जो मंगदा है दो, और ये सबके लिए कहते हैं। अब वो क्या बना सकते हैं क्या नहीं, तो मैंने कहा सुपर पंजाबी बनाई, ये बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था। सुपर पंजाबी में दूसरे जो मेरे को प्रोड्यूसर थे वो ठाकुर साहब थे। ठाकुर साहब से खूबसूरत आदमी आप मिल नहीं सकते इंडस्ट्री में। वो दोस्त नहीं बनाते, वो मुरीद बनाते हैं। आप उनके साथ 5 दिन रहें, आप मुरीद बन जाएंगे, आप कहेंगे सर मैं आपकी बेइज्जत करना चाहता हूँ। तो सुपर पंजाबी में एक दिन रात को कुछ मसला हो गया विद द प्रोडक्शन, और मैंने फ़ोन किया ठाकुर साहब को, उन्हें 5 मिनट तक मुसलसल चीखता रहा और बोलता रहा ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। उसके जवाब में उन्होंने एक जुमला बोला कि भाई साहब अगर ये इस काबिल होते तो हम आपको कराची से बुलाते हैं फिल्म बनाने के लिए। और मैं बिल्कुल झाग की तरह बैठ गया, मैंने कहा ओके सर थैंक यू, मैंने गलत फ़ोन किया आपको। तो ये 2-3 लोग हैं इनके साथ मुझे बहुत मज़ा आया, सबके साथ आया, लेकिन इनके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। इस वक्त आपकी मेरा लियारी समेत कितनी फ़िल्में हैं जो अनरिलीज़्ड हैं या अंडर प्रोडक्शन हैं जिनकी शूटिंग चल रही है? मेरी जो फिल्में कंप्लीट हैं एंड दे आर रेडी टू रिलीज़, उसमें सबसे पहले मेरा लियारी है, होपफुली वो आप जल्दी देख लेंगे। सेकंड मैंगो जट है, कब से तैयार पड़ी हुई है, वो भी आप देख लेंगे जल्दी। सैलम है। इसके अलावा एक फ़िल्म है मेरे पास वंस अपॉन अ टाइम कराची के नाम से है, मोहसिन रज़ की। अब मुझे लगता है कि मेरी जो फ़िल्में आ रही हैं उसमें वो कहानी थोड़ी सी आउटडेटेड है, तो मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि कहीं हम उसको OTT पे कहीं रिलीज़ कर सकें, कुछ अच्छा टाइम आ जाए। हमारे पास एक ऑप्शन आई भी थी कि आप इस कहानी का नाम चेंज करके अगर इसको पंजाबी में डब कर दें, क्योंकि उसमें सारे एक्टर ऑलमोस्ट लाहौर के हैं। मगर वो कराची की कहानी है। हाँ, तो मैंने कहा नहीं ये मेरी कहानी कराची की और मैं इसको, तो हम उसको वेट करके बैठे हुए हैं। और अभी लड्डू जो है वो ऑलमोस्ट 50% शूट हो चुकी हुई है, और लड्डू को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पहली बार मैं रोम कॉम करने जा रहा हूँ, और मुझसे पहले जितने लोगों ने रोमांटिक कॉमेडी बनाई है बहुत अच्छी बनाई होंगी,
तो मुझे लगता है कि हाँ अब आप मेरा कंपैरिजन करें। मैं यही कहता था जब टकसाली गेट आई थी तो मैंने कहा इसका कंपैरिजन आप नहीं करें ना किसी हॉलीवुड की फिल्म के साथ, आप करें लाल कबूतर के साथ। तो लाल कबूतर से अगर अच्छी नहीं है तो इतनी बुरी भी नहीं है, ठीक है। जॉनरा टू जॉनरा, जावेद इकबाल आई थी तो मैंने कहा इससे पहले अगर किसी ने सीरियल किलर पे फिल्म बनाई है तो आप उससे कंपैरिजन कर लें। अब अगर कोई सीरियल किलर पे बनाएगा तो उसका कंपैरिजन विद जावेद इकबाल हो। तो आप JPNA जैसी हाई स्केल फिल्म का कंपैरिजन नहीं कर सकते हमारी फिल्मों के साथ ना। तो हाँ, अभी मैं रोम कॉम बना रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि हर लिमिटेड रिसोर्सेज में और उस बजट में मैंने क्या बनाया, जो या मेरी कहानी मेरी कहानी बताने के अंदाज में ऐसा क्या है थोड़ा सा डिफरेंट जो मैं कर पाऊँगा या कर पाया हूँ। हेर फेर भी थी आपकी एक। हेर फेर जो है उसका प्रॉब्लम ये है कि वो हमने 60% शूट की थी। उसमें एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर कर रहे थे सरदार कमाल साहब, अल्लाह ने जन्नत बख्शे, लिविंग लेजेंड थे उस वक्त भी, अब वो मर गए हैं तो बहुत ही बड़े हो गए, वो फोत हो गए। अब हम कंफ्यूज हैं कि क्योंकि उनका जो अभी 40% हमारी फिल्म का शूट रहता है उसमें उनका बहुत मेजर काम रहता है। तो हमारे पास अभी आइडिया है कि हम जो मेरा प्रोड्यूसर है उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो सरदार कमाल साहब का सारा काम, क्योंकि उनका काम इतना फैला हुआ है हर लोकेशन पे कि हमें ऑलमोस्ट हर लोकेशन पे दोबारा जाना पड़ेगा। तो अब वो थोड़ा सा इस वजह से हम बैठे हुए लेके लेट्स सी क्या होता है। एक सवाल जो है, जावेद इकबाल के साथ हुआ क्या था? जावेद इकबाल के साथ ये हुआ था कि जावेद इकबाल को मेरी किताब लड़ गई। जावेद इकबाल बेस थी मेरी किताब के ऊपर, इसके 2 हिस्से थे। पहले हिस्से पे मैंने जावेद इकबाल 1 बनाई थी और उसके बाद मैंने जावेद इकबाल 2 बनानी थी। 1 ये था कि वो मैंने उसको नॉन लीनियर में लिखा भी था और मैंने डायरेक्ट भी किया था कि वो आता है, अरेस्ट होता है और जो उससे इंटेरोगेशन हुई थी 14 दिन की पुलिस स्टेशन के लॉकअप में, इन्वेस्टिगेटिव जो हमारे जो ASIs थे या DSPs थे वो या SHOs थे वो उसको किस तरीके से देख रहे थे, जो साइकेट्रिस्ट आई थी उसकी साइकिक एवेल्यूएशन के लिए वो कैसे देख रही थी, बच्चे की माँ आई थी वो उसको तो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक जावेद इकबाल क्रिएट करने की कोशिश की। जावेद इकबाल 2 जो था उसमें हमने उसका पूरा एंडिंग दी थी, उसके जेल के दिन थे, उसका स्टार्ट कैसे वो जावेद इकबाल क्यों बना वो था, और फिर आखिर में जो असल कहानी ये थी कि वो एक छोटा सा एक पुर्जा था, मोहरा था, एक बहुत बड़े कार्टेल का जो बच्चे उठाते थे, जिनमें अगर आप आज भी गूगल करें तो जावेद इकबाल के साथ अगर आप इसहाक बिल्ला गूगल करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार ये इसहाक बिल्ला कितनी बड़ी बला थी कि जावेद इकबाल को तो पकड़ा, ट्रायल किया, जेल में गया और जेल में जाने के बहुत अरसे के बाद उसको मार दिया गया है, उसने सुसाइड कर ली। इसहाक बिल्ला इतना ख़तरनाक था कि पुलिस ने उसको पकड़ा और उसका रिमांड लिया और रिमांड की पहली रात ही उसको मार दिया। उसमें इंक्वायरी कमेटी भी बनी, 2 पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए। तो इसहाक बिल्ला के पास इतनी डेंजरस इन्फॉर्मेशन थी और वो मेन आदमी था, वन ऑफ द। तो समहाउ जो सेकंड बुक थी उसमें कहीं ना कहीं कहानी को मैंने करेक्ट किया था जाके कि ये बहुत से बच्चे जो उठाए जाते थे वो भेजे जाते थे। उस ज़माने में ऊँट रेस होती थी रेंगियर खान में और उस एरिया में सराइकी बेल्ट में और शहजादे आते थे। वो कहीं ना कहीं वो मामला नेशनल सिक्योरिटी का आ गया। और जब मैंने फिल्म का ट्रेलर आया तो उससे पहले उन्होंने वो देख लिया था, उन्होंने किताब पढ़ ली थी, तो मुझे समझ में आ गया था कि ये 1 बना रहा है तो 2 में तो फिर ये है ऑलरेडी जो उसने लिख दिया हुआ है। तो उस किताब का भी अगला एडिशन नहीं आने दिया गया और फिल्म भी आज तक किसी ने नहीं देखी। जो दादल की आपने भी बात की, तो दादल जो थी उलियारी पे बेस्ड थी, 3 आपसे बड़े बड़े कैरेक्टर दिए हुए थे, सब कुछ था उसके अंदर। तो अब जब धुरंधर को लोग वाह वाह कर रहे होते हैं तब गुस्सा तो आता होगा आपको कि यार मैंने भी बनाई थी। मुझे लगता है कि एक चीज़ सीखने का अमल है। मुझे आज भी लगता है कि रिलीज डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं यही कहने वाला था। ठीक है सर, आपसे उस वक्त कहा भी था मैंने उस वक्त नेहा लाज को भी कहा था। ठीक है, जैसे मैं अभी हरी फारूक से कह रहा हूँ कि खुदारा मेरी बहन इस फिल्म मैंगो जट को छोटी ईद पे लगा दो। मैं पिछले साल कह रहा था कि इसको बड़ी ईद पे लगाओ। हम बात करते हैं, हम राफी से रिक्वेस्ट करते हैं वो अपनी दीमक को आगे ले जाए, वो हॉलोवीन पे लेके जा सकते हैं, हॉरर वहाँ का जानना है। हम मैंगो जट, ऐसा होगा नहीं कि एक स्टार की 2 फिल्में एक साथ लगे, हम लेके आते हैं। मुझे आज भी यकीन है अगर मैंगो जट बड़ी ईद पे आती तो मुझे बहुत फ़ायदा देती, सबको फ़ायदा देती। दादल जो एक्शन फिल्म थी, छोटी ईद बड़ी ईद जो है वो फैमिली डिसाइड करती है कि हमने फिल्म कब देखनी है। तो टकसाली गेट क्यों चली? टकसाली गेट इसलिए चली कि ईद पे नहीं आई। ठीक है, आप फैब में आए और आप चलते, इवन ईद के ऊपर भी उसको मिले शो मिले। हाँ, चलती रही, 5 महीने चलती रही, क्योंकि वो एक लोगों का, हाँ यार, एक गिल्टी प्लेयर बन गया था। हीरा मंडी की कहानी है, ब्लैक कॉमेडी है, अच्छे मुकालमे हैं, तो रोमानी बातें हैं, और उसके बीच में कहीं ना कहीं वो मैसेज भी चला गया जो हम कन्वे करना चाहते थे। दादल को छोटी ईद रिलीज़ नहीं होना चाहिए था।
एक तो ये उसकी एक और भी जब मार्केटिंग प्रमोशन, फिर बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं, वो एक अलग कहानी है कि हम क्या। नेहा का ये था कि नेहा के जितने रिसोर्सेज थे वो उसने चौधरी फिल्म बनाने पे लगा दिए थे। तो अब हम बहुत ही लोगों की एक्सपेक्टेशन चौधरी वाली थी। चौधरी कुछ 15-20 करोड़ की फिल्म थी, ये हम बहुत लिमिटेड में खेल लेते। लोगों को वो थी कि एक्सपेक्टेशन की उस किस्म की होगी। हालांकि मुझे लगता है कि हमारी फिल्म बहुत खूबसूरत थी। लियारी को जितना अच्छा दिखा सकते हैं हमने दिखाया। हमारी परफॉर्मेंसेस बहुत मज़े की थी, अनलाइक चौधरी। सोनिया हुसैन ने मुझे लगता है कि अपने कैरियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी। और स्पीकिंग ऑफ फिल्म, मेरी एक फ़िल्म ऐसी है जो शेल्फ है, और वो एज अ राइटर और डायरेक्टर मेरे कैरियर का बेस्ट काम है। एज अ एक्टर गौहर रशीद के कैरियर का बेस्ट काम है। एज अ फीमेल एक्टर सोनिया हुसैन का कैरियर का बेस्ट काम है। उस फिल्म का नाम है लॉकडाउन, जो आपने कोविड के ज़माने में की कोविड थी। में हमने बनाई थी। वो इतनी हार्ड हिटिंग, इतनी खूबसूरत लव स्टोरी है, इतना यूनिक आइडिया है, वो फिल्म शेल्फ होगी। क्यों? उसके जो प्रोड्यूसर थे वो उनके साथ कुछ इख्तलाफात हुए चीज़ों को लेके, क्रिएटिव चीज़ों को लेके। फिर उन्होंने फिल्म समहाउ मुकम्मल कर भी ली, ओके हो गया। लेकिन फिर ये हुआ है कि उनके पीछे नैब आ गई, वो भाग गए, 2 साल मफरूर रहे, फिर पकड़े गए, फिर जेल गए, फिर बाहर आए, और वो अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर फोत हो गए। ओए। अब फिल्म की फैमिली के पास है, और अब हमें लगता है, मुझे और गौर को लगता है कि अब टाइम गुजर गया। वो कोविड की कहानी थी, वो अब आउटडेटेड हो चुकी है। लेकिन वो मेरा बेस्ट काम है एज अ राइटर डायरेक्टर। मेरा लियारी का भी नाम जो था पहले बेहनाज था। बेनाज। फुटबॉल की स्टोरी है तो सबको पता है। तो आपने फिर नाम क्यों चेंज किया नंबर 1? और फिर उसके बाद क्या इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो सीख के आपने डाली हैं जो दादल में नहीं हो पाई थी लियारी के हिसाब अच्छा, से? मेरा लियारी जो है ना, वो बेनाज जो है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट छोटी सी कहानी थी। मुझे लगता था कि हम पे ना एक इल्ज़ाम आता है हमारे ऊपर, और ये इल्ज़ाम बहुत ही शदोमत से आया। जावेद इकबाल के वक्त मुझ पे शायद आया, छोटा सा लेवल का। देन जॉयलैंड के वक्त में बहुत ज़्यादा आया उसके ऊपर, साइम सादिक के ऊपर आया, कि आप जानबूझ के ऐसी फिल्में बनाते हैं जिससे मुल्क बदनाम हो और ये फलाना ढिमकाना हो। तो मुझे लगा कि हम एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसमें हम अपने प्रॉब्लम्स भी बताएं, हम एक सोशल मैसेज भी दें, और आखिर में एक पॉजिटिव बात कर लें। मैं ये कहता हूँ कि आप हमारी फ़िल्म देखने जाएंगे तो आधी फिल्म से उठ के नहीं आएंगे, कहानी आपको जकड़ लेगी। नाम बदलने वाला, सिंध गवर्नमेंट आ गई और सिंध गवर्नमेंट ने इसका नाम बदला, उसका एक तो फ़ायदा हुआ हमें, जिसको नहीं पता तो उसको पता लग गया। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे हम अक्सर ही सुनने का, भाई ये कब आई फिल्म, कब लगी, कब उतर गई, और आर्ट मूवीज़ का तो बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तो नाम सबको पता लग गया। नुकसान ये हुआ कि एक्सपेक्टेशन इसलिए हाई आपने कर दी कि आपने इसको एक 900 करोड़ की एक ऐसी फिल्म जिसने यश राज का स्पाई यूनिवर्स तबाह कर दिया, उसके साथ कंपैरिजन करने जा रहे हैं। और उसका भी पार्ट 2 आने वाला है जो उससे ज़्यादा ब्रूटल है। तो अल्लाह करे कि अभी दोबारा ऐसी कोई ट्वीट ना करें हमारे तो, लेकिन वो खूबसूरत कहानी है। अब आप टेलीविज़न में भी आ रहे हैं, आपने कदम रख दिया है, आपने शेयर भी किया था कि आप काम करने जा रहे हैं। कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप टीवी के ऊपर, एज राइटर, एज डायरेक्टर, या बोथ? और वो किस तरह से फिल्म से डिफरेंट है आपके? टीवी का मैंने अभी एक सीरियल लिखा है, महाज के नाम से है, ARY के लिए, और वो अभी अंडर प्रोडक्शन है। उसको पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसको कासिम अली मुरीद उसको डायरेक्ट करने जा रहे हैं। मज़े का है। इस किस्म का इस किस्म के जॉनरा पे इतना इतना बड़ा पुलिस प्रोसीजरल पुलिस बेसिकली। प्रोसीजर है, उसमें एक्शन बहुत बड़ा है, उसके कैरेक्टर बहुत मज़ेदार हैं। मतलब वो वैसा ही है जैसा कि आप नेटफ्लिक्स पे और अमेज़ॉन पे देखते हैं, या आप इवन HBO पे देखते हैं। वो उतना ही इंटेंस है, इतना ही पावरफुल है। अब और मुझे लगता है कि कासिम उसको बहुत अच्छा बनाएगा, जो हमारी डिस्कशन हुई भी है। और फिर जिस किस्म का उसको, क्योंकि शहरियार मुनव्वर और सोनिया मैम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत बड़ा बनेगा। वो मुझे लगता है कि उससे मुझे और ज़्यादा काम मिलेगा। सेकंड मैंने एक सीरियल लिखा है, वो भी एक्शन क्राइम थ्रिलर है, हुस्ना शाह के लिए। वो मज़े की चीज़ है। उसमें मेरे साथ उसको को राइट किया है बुशरा अहमद साहिबा ने, शी इज़ अ वेरी गुड राइटर, और वो मज़े का कॉन्सेप्ट है, मज़े की चीज़ है। वो इस वक्त शूट के ऊपर है। आई थिंक उसका 40% शूट हो चुका हुआ है। तो आप देखें वो कब उसको अनाउंस करते हैं, क्या करते हैं। और बाकी मैं डिफरेंट लोगों के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन अभी वो चीज़ें कंप्लीट नहीं है। डायरेक्शन में मैंने अभी एक सीरियल साइन किया है, वो जो है बाबर जावेद भाई का सीरियल है, बहुत पावरफुल आइडिया है। मेरे लिए मेरा सिंपल रूल है या गोल, मैंने SOPs बनाए हैं अपने टीवी पे काम करने के, कि अगर मैं एज अ राइटर काम कर रहा हूँ तो मैं अपना स्क्रिप्ट लिखते हुए ये नहीं कहता हूँ कि मैं इसको डायरेक्ट भी करूँगा, आपकी मर्ज़ी जिससे मर्ज़ी करें। और अगर आप मुझे एज अ राइटर लेते हैं तो एक अलग उसकी एक वो है, और अगर आप मुझे एज अ डायरेक्टर लेते हैं तो मैं एज अ राइटर बन के उस सीरियल को बदलने की कोशिश नहीं करूँगा।
मैं एज अ डायरेक्टर जो है मैं बहुत ही वल्नरेबल हूँ। मेरे सेट के ऊपर मेरा स्पॉट बॉय भी मुझे सजेशन दे सकता है कि आप आएँ, और मैं लेता हूँ सजेशन, सबसे लेता हूँ। मुझे मेरे ईगो का मसला नहीं है। हाँ, मुझे ये पता होता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए, तो मैं मना करता यार, ये मेरे एक्टर आके सजेस्ट करते हैं, मैं यार ये तो मैं नहीं मानूंगा। और वो इंसिस्ट करें तो मैं कहता हूँ कि आप शूट कर लें, मैं एडिट में नहीं लगाऊंगा। मैं खुल के बोल देता हूँ, मैं कहा नाराज़ ना होइएगा। टकसाली गेट में एक एक्टर हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, वो अभी तक मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि उन्होंने जितनी वेरिएशन दी थी, मैंने सेट के ऊपर उनकी क्लैपिंग भी करवाई थी, ठीक है। और मैंने सबको बताया था कि मैंने उनको बताऊंगा तो ये मूड ऑफ कर देंगे और ये फिल्म ख़राब हो जाएगी। मैंने कुछ नहीं लगाया, वो आज तक मुझसे नाराज़ है। लेकिन ये एज अ राइटर मैं बहुत ही छोटी सी उसके साथ, एक छोटी सी नन्ही सी ईगो के साथ आता हूँ। तो एज अ राइटर मैं कहता हूँ मुझे बड़ी इज़्ज़त दो, और यही इज़्ज़त मैं दूसरे राइटर को भी देता हूँ। जैसे अभी मैं यंग राइटर हैं जाहिद खान, उनका ये सीरियल है जो मैं करने जा रहा हूँ, बाबर भाई का, बहुत मज़े का लिखा है उसने। लेकिन जब ऐसा राइटर आप पढ़ते हैं ना, तो आप अपनी भी कुछ बीच में, नहीं मुझे कुछ साबित नहीं करना है, मैंने उसका एज इट इज़ सीरियल उठाया और उसको बताया कि इसमें थोड़ी बहुत जो ट्वीक्स हम करेंगे सेट के ऊपर, या प्री में जो कुछ भी होगा विद एक्टर्स वो हम करेंगे। अदरवाइज़ तुमने बहुत अच्छा लिखा हुआ है और इंशाल्लाह इसको मैं ऐसे डायरेक्ट करूँगा कि तुम्हें मायूसी नहीं होगी। तो ये है एज अ राइटर मेरी जर्नी। एक जो चीज़ रह गई थी, लड्डू जो आप कर रहे हैं, ये बेसिकली फुरकान सिद्दीकी ने जो है उनका आइडिया था। लड्डू जो है वो फुरकान टी सिद्दीकी भाई अली मोइन साहब का एक बेबी था। बहुत अरसे से फुरकान भाई इसको करना चाह, बेसिकली फुरकान भाई का आइडिया था, अली भाई ने उनको डेवलप करके एक वन लाइनर दिया हुआ था और फिर ये अप्रूव हो गया। सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और मज़े का आइडिया है, एक सोशल मैसेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज था, आइडिया था। और उसके बाद फिर फुरकान भाई जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो उनकी फ़ैमिली की ख्वाहिश के ऊपर जो है मैं फिर इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप हमारा क्लैपर देखें तो उसमें भी डायरेक्टेड बाय फुरकान भाई का नाम ऊपर लिखा हुआ है। और ये बात मैंने उनकी फ़ैमिली को और बाकी सबको बता दी थी कि ये हमारी फ़िल्म नहीं है, ये उस बंदे की फ़िल्म है और इस पे ना मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, ना में से कोई करेगा। तो मज़े की चीज़ है। फ़ायदा ये हो रहा है कि फुरकान भाई के नाम पे सब आ जाते हैं। आप किसी बड़े एक्टर को रिक्वेस्ट कर लें या 2 सीन के लिए आ जाओ, हाँ फुरकान की फ़िल्म है, चलो मैं आता हूँ। तो ये एक तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है फुरकान भाई की, उसकी जो उनकी एक लेगेसी है उसको हम कैश करवा रहे हैं। मेरी रोम कॉम है, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। स्क्रिप्ट बहुत मज़े का है, बहुत मज़े के, कैरेक्टर बहुत मज़े के हैं और एक्टर मुझे लकीली पहली बार ऐसा हुआ है मैंगो जट के बाद कि जिसको ये होता है मेरी फ़िल्मों में कि आप लिखते किसी के लिए और आप कोई हो रहा होता है। अभी ये हुआ है कि जो ख्वाहिश की जिस कैरेक्टर में, वो आ गए, वो मिल गए, तो मज़ा आएगा आपको देख के। आपने दादल जो थी वो लियारी में शूट की थी, लियारी आपने बहनाज भी लियारी ही में शूट लियारी किया में है, शूट की। मुश्किल पेश आई? नो, लियारी में शूट करना एक तो इकोनॉमिकली बहुत सस्ता है। लियारी के लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं। लियारी के अगर आप बेनाज में देखें, बेनाज के अंदर हमारी फ़िल्म का जो हीरो है वो बलोच लड़का है, शोएब खान, खूबसूरत लड़का है। उसने एक बलोची फ़िल्म आई थी दोदा, उसमें उसने लीड रोल किया था। और मैं उस फ़िल्म की प्रीमियर पे गया था और मैंने उससे कहा था कि अगर मैं ज़िंदगी में कभी लियारी फ़िल्म बनाऊँगा तो मेरा हीरो होगा। सो आप देखें कि आयशा उमर और सुपर मॉडल ट्रिनिटी और दाना नीर और समिया मुमताज़, और हीरो हमने जो है वो लियारी का लड़का लिया। तो ये है हमारी कन्विक्शन है। उसमें लियारी की पूरी फुटबॉल टीम है लड़कियों की इस वक्त, और हमने उनको लिया। एक आइडिया ये था कि आप नापा से अच्छी बच्चियाँ लें और उनको फ़ुटबॉल सिखाएं, और दूसरा आइडिया था कि आप फुटबॉलर बच्चियाँ लें, उन एक्टिंग सिखाएं। तो हम इस पे चले गए और उन्हें फ़ुटबॉल ही खेलनी थी, उनसे अच्छा कौन खेल सकता था। तो वो सरप्राइज़ जो है मेरा लियारी का वो दाना नीर है, क्योंकि दाना नीर की जो उसकी जो सोशल मीडिया लाइफ है वो इतनी ग्लैमरस है, इवन उसके टीवी के कैरेक्टर भी इतने ग्लैमरस हैं कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि ये लड़की जब स्कूल यूनिफॉर्म में बगैर मेकअप के आएगी परफॉर्म करते हुए, आप पकड़ नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि हम फिल्म बनाते हैं सिनेमा ऑडियंस के लिए, लेकिन जिनके नाम पे बनाते हैं, जिनकी बनाते हैं, वो गालियाँ दे रहे होते हैं। ये वाइज फिल्म है जिसके ऊपर मैं बड़ा श्योर हूँ कि अगर कोई भी लिहारी का बलोच, चाहे वो बाप है, चाहे वो बेटा है, चाहे बेटी है, चाहे फुटबॉलर है, कोई भी आके देखेगा तो उसको दुख नहीं होगा। वो कहेगा हाँ, जो इसमें दिखाया है ये हम ऐसे ही हैं और हम इतने ही ऐसे ही मज़ेदार लोग हैं। आपको पेन नहीं होगी बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ठीक है, कि यार भाई ये फुटबॉल के नाम पे फुटबॉल कहाँ है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। फुटबॉल मिलेगा आपको, प्रॉपर मिलेगा। हमारी कहानी इंशाल्लाह फुटबॉल के ऊपर है। आप पे एक इल्ज़ाम भी ये है कि आप जब फिल्म बना रहे होते हैं तो उसके बाद आपकी प्रोड्यूसर से लड़ाई हो जाती है या बात नहीं बनती कि नहीं यार ये क्या किया आपने, वो जो उम्मूमन बाकी लोग नहीं करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि प्रोड्यूसर सही कह रहा है करने, आप नहीं करते हैं ऐसा, इसकी क्या वजह है? अच्छा, मुझे लगता है कि मैं शायद वाहिद आदमी हूँ जो उसको उसके प्रोड्यूसर ने सबसे ज़्यादा रिपीट किया। निहाल आज से चौधरी की दिन मुलाकात हुई, हमने दादल की, हम आज भी अच्छे दोस्त हैं। डिफरेंसेस होते हैं,
हनी फारूक के साथ मैंने मैंगो जेट की, हम उसके पोस्ट प्रोडक्शन काम कर रहे हैं। आयशा उमर के साथ मैंने जावेद इकबाल की, आयशा उमर ने फिर प्रोड्यूस की टकसाली गेट, और फिर अभी इसने मेरा लैरी प्रोड्यूस की। जावेद अहमद काके पोतो, उनके साथ मैंने 3 फिल्में बनाई। जावेद इकबाल और पंजाबी फिल्म शॉर्टकट बनाई, और फिर हमने बनाई उधम पटक, पाकिस्तान की पहली हॉरर कॉमेडी। तो मुझे ज़्यादा मेरे प्रोड्यूसर रिपीट किया। तो प्रॉब्लम ये है कि झगड़े होते हैं फिल्म के लिए, फिल्म से बड़ा कोई नहीं है। झगड़े होने चाहिए, झगड़े की मसला नहीं है। मेरा ये मानना होता है कि आप को जो बजट मैंने दिया था और जो नंबर ऑफ़ डेज मैंने बताए थे, मैंने वो फिल्म आपको बना के दे दी है। जो क्वालिटी मैंने आपको प्रॉमिस की थी इस बजट के अंदर, आपको पता था इस बजट में क्या क्वालिटी मैं दे सकता हूँ, ठीक है, वो मैंने आपको डिलीवर करने की कोशिश की है। इख्तलाफात होने चाहिए। इख्तलाफात वहाँ नहीं होती हैं जहाँ पे हर आदमी दिहाड़ लगा रहा होता है, ठीक है, या दोस्ती यारी होती है। झगड़े इन अ सेंस में है कि मैं झगड़े को इस सेंस में कह सकते हैं कि अगर आप एज अ टेस्ट केस आप अभी आप कॉल करें नेहाल आज को, या हनी फारूक को, या आयशा उमर को, या सफदर मलिक साहब को, या जावेद अहमद काके पोतो के, हाँ यार हाउ वाज योर वर्किंग एक्सपीरियंस विद अबू लिया, वो आपको जो भी कहें, आप उनसे अगला सवाल पूछें क्या आप इसके आदमी के साथ दोबारा काम करेंगे, इसको डायरेक्टर लेना चाहेंगे, वो कहेंगे हम बिल्कुल लेंगे। ये मेरा एक कन्विक्शन है कि मेरा हर प्रोड्यूसर जो है उसको आज भी चांस मिलेगा तो वो मुझे वापस लेना चाहेगा। तो इसके ऊपर तो वो नहीं है। भाई फिल्में बनती हैं पाकिस्तान में 25 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़, 30 करोड़, आप बनाते हैं 1 करोड़, 2 करोड़ की फिल्में। तो कैसे आप इतना रिस्ट्रेंट शो करते हैं? इसलिए कि हमें तो लगता ही है कि फिल्में बनती ही इसका 10 करोड़ में। सर इसमें 3 बातें हैं। नंबर 1 ये है रियलिस्टिक बात की। रियलिस्टिक बात यह है कि जब आपने स्टार्ट किया होगा फिल्मों को प्रीव्यू करना, शायद 250 सिनेमाज होंगे। अभी आपके टोटल 50 सिनेमाज हैं, आपकी टोटल 110 से 118 के करीब सिनेमा स्क्रीन्स हैं जो सिर्फ छोटी और बड़ी ईद पे फुल एक्टिव होती है। तो ये रियलिटी है। सो 50 सिनेमाज के ऊपर क्या है। सेकेंड, वो जो हम इंटरनेशनल अपना ग्लोबल बिजनेस शो करते हैं, बताओ तो सही अपने पब्लिक को या इवन जर्नलिस्ट को बता दो कि दुबई के अंदर जो है ना 4 सिनेमाज के 18 शोज़ आप जब लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 1 हफ़्ता, एक्चुअली आपको एडवांस में कितने पैसे देने पड़ते हैं। तो आपको अल्ट्रा लॉस ही होता है, नुकसान ही होता है, अनलेस कि आपने मोला जड़ बनाई हो। वो एक अलग एक्सेप्शन है, ठीक है। मुझसे अगर आप पूछें मेरी फिल्म का फिगर हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास होगा, हर फिल्म मेकर के पास होगा। पाकिस्तान में जितनी फिल्में लगती हैं उसका फिगर मेरे पास समहाउ आ जाता है, बता देते हैं। एक ट्रेड का एक होता है आप कितना क्लेम करते हैं, एक एक्चुअली बिजनेस कितना किया। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, पिछले 10 साल में, या 10 साल छोड़ देते हैं, पिछले 5 से 8 साल में जब से मैं फिल्में बना रहा हूँ, अगर किसी फिल्म, कमर्शियल फिल्म, अगर वो एक क्लेम करती है कि उसने पाकिस्तान के सिनेमा से अपने पैसे पूरे किए, तो वो झूठ बोलता है माज़रत के साथ। सिर्फ एक आदमी है जिसकी फिल्में मुनाफा कमाती हैं, और उसका नाम हुमायूं सईद है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हुमायूं के अलावा अगर कोई भी क्लेम करता है, कुछ एक्सेप्शनल हैं, एक्टर इन लॉ हैं, नामालूम अफराद बन है, रॉन्ग नंबर 2 है यासिर भाई की, दीमक हो गई, अभी दीमक होगी, वो एक्सेप्शनल हाँ। हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल सर आप जो है ना, ऐसा नहीं है जो आप बताते हैं, वैसा नहीं है। हल क्या है भाई? हल ये है कि आप कम बजट फिल्म बनाएं, आप हर आदमी अपनी फीस आधी करे फर्दर से, क्योंकि मोस्टली हम टीवी के लोग हैं। मैंने अब टीवी के लिए लिखना शुरू किया और मुझे बड़े अच्छे पैसे मिल रहे हैं एज अ राइटर, ठीक है। मैं भी एज अ राइटर भी काम कर रहा हूँ, तो मुझे बड़े अच्छे पैसे मिल रहे हैं। तो मैं हर रोज़ सुबह उठता हूँ 5 बजे और शीशे के सामने खड़ा होकर अपने को चपेट मारता हूँ कि भाई मैंने पहले क्यों नहीं किया। फ़ायदा क्या हुआ उसका कि अब मेरी फिल्म, अब मेरे पास एक हॉरर कॉमेडी का स्क्रिप्ट था। तो लाहौर से एक साहब आ गए कि यार ये बड़ा अच्छा आइडिया, कितने में बनाओगे। मैंने कहा ये 2.5 में बनेगी। अब 2.5 कुछ भी नहीं है एक हॉरर कॉमेडी के ऊपर। एक्टर मैंने कहा सारे में ले आऊँगा मैं तल्ला करके, अच्छा 1.5 में बना सकते हैं। अगर मैं टीवी ना कर रहा होता ना, मैं कहता भाई तू किधर है, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। तो यहाँ से बर्बाद होती है ना चीज़ें, ठीक है। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि जिस पे मुझे एक्चुअली शर्मिंदगी होनी चाहिए, और शायद मैं शर्मिंदा हूँ भी, वो ये है कि एक आदमी जो 1000 रुपये का टिकट, 1000 का फ्यूल और पॉपकॉर्न 2500-3000 रुपये लगा के मेरी फिल्म देखने के लिए आया है, उसके कान में जाके मैं क्यों बताऊँ कि मेरी तो ये मजबूरियाँ थी इसलिए मैंने फिल्म 6 दिन में बनाई। उसका तो कसूर नहीं है ना भाई, वो तो अपने, उसको तो आप देना, उसको तो देखने को मिल रही है JPNA 1-2 इतने ही पैसों में, दीमक और मोला जट देखने को मिल रही है, वो मेरी फिल्म क्यों देखेगा। एक तो ये आइडिया। पहला हाल ये है कि आप सिनेमा मालिकान को एग्री करें कि खुदा के वास्ते ये जो ऑफबीट सिनेमा है, ये जो आर्ट मूवीज़ हैं, जैसे लास्ट ईयर एक फिल्म नहीं चली, मुझे उसका बहुत अफसोस है, खूबसूरत फिल्म जॉन, ब्यूटीफुल फिल्म। और मैंने उसको फ़ोन किया, जो उसके यंग लड़का है बाबर अली, उससे मेरी हेलो हुई थी। मैंने कहा आई विश क्या ये मेरी पहली फिल्म होती, क्या खूबसूरत फिल्म बनाई है, बहुत ठीक है। क्या खूबसूरत, नहीं चली ब्रो।
ठीक है, रियलिस्टिक बात करते हैं, लेकिन यार वो चलनी चाहिए थी ना। फिर मिशन इम्पॉसिबल के सामने लेके आ गए थे वो फिल्म, उनको उस वक्त ही मना किया था। सर वो तो देखें, एक तो हमने फैसले तो सुनना ही नहीं ना हमने किसी की, हम तो वो हम कौम ऐसी हैं। लेकिन अगर मुझे आज भी लगता है अगर जॉन 200 रुपये में दस्तियाब होती, हाँ, लोग देखने के लिए जाते, तो कहीं ना कहीं ऑफ बीट सिनेमा को भी ना आप थोड़ा सा मार्जिन दे गुंजल देना। भी उसी साल आई थी, वो भी अच्छी फिल्म थी, हफ्ते में उतर गई, हफ्ते में। क्योंकि उसके बाद एक और फिल्म आई थी जो बाद में 3 दफ़ा और आई। तो ये मसले हैं। सो आप कम बजट फिल्म बनाएंगे, बी रियलिस्टिक। सेकंड ये है कि आप जितने बड़े एक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, सब पैसा बना रहे हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें यार कि फॉर द सेक ऑफ सिनेमा जो है अपनी फीस कम कर लें। फेवरेट फिल्म मेकर कौन है जिसको आप देख के फॉलो करते हैं? सर बहुत है, बहुत है। मेरी राइटिंग में जो मैं कैरेक्टर्स डेवलप करता हूँ, उनके जो नुआंसेस हैं, उनकी जो मैनरिज्म है, उसमें आपको सत्यजीत रे बहुत मिलेंगे। मैं बहुत बड़ा आशिक हूँ उनका, बहुत ही बड़ा आशिक हूँ। और उसके बाद फिर अकीरा कुरोसावा, तो मतलब वो हैं, फिर क्यूबर्ग हैं, सबके हैं, अल्फ्रेड हिचकॉक से लेकर ये 5 जिनका नाम सभी लेते हैं, तो मैं भी इनका ले लेता हूँ। लेकिन मोस्टली जो है, अगर आप मेरी फेसबुक की और इंस्टा की डीपी भी देखें तो सत्यजीत रे आपको नज़र आएंगे। सत्या जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सत्या जी की राइटिंग का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सोशल मीडिया की आपने बात की, आप सोशल मीडिया पे आए दिन आइडियाज़ डालते ही रहते हैं कि हमें हॉरर कॉमेडी बनानी चाहिए, 3 साल हमें से ये कर रहा करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। तो कोई इसको सुनता क्यों नहीं है जब तक वैलिड चीज़ है वो? वैलिड चीज़ इसलिए नहीं है कि जब हमारे एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, तो मैंने उनसे कहा कि हॉरर कॉमेडी बनाते हैं, मैं 2 साल से कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा है कि 3 बनी थी, एक तो तुमने बनाई थी, 2 और बनी थी, तीनों नहीं चली। मैंने कहा हाँ, तीनों बुरी बनी थी, मेरी भी बुरी थी, सबसे बुरी थी, बाकी भी शायद अच्छी नहीं होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि जॉनरा फ्लॉप है। थैंकफुली अभी आ गया, जिनकी शादी उनकी शादी, तो पब्लिक को समझ में आया। और हमारा क्योंकि मोस्टली जो रेफरेंस पॉइंट है वो बॉलीवुड है, तो ऑलरेडी वहाँ पे तो हॉरर स्त्री कॉमेडी 1, स्त्री 2 स्त्री के बाद पूरा आपका, उसको छोड़े, आपकी जो मंजिया थी, एक जेंजी की एक हॉरर कॉमेडी है, वो 150 करोड़ कर गई थी। तो हॉरर कॉमेडी मुझे लगता है कि बहुत पावरफुल जॉब है, करना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए लोगों को। मैं करना चाहता हूँ, कोई प्रोड्यूसर फंस गया तो। अगर आपको जो है 1990s वाला अली सज्जाद शाह कहीं मिल जाए, आप उसे क्या मशवरा देंगे? मैं यही कहूँगा भाई, छोड़ दे जर्नलिज्म और ये लोगों को ब्लैकमेल करना, डराना स्टोरीज़ के नाम के ऊपर। इधर आ जाओ कंटेंट में। मुझे लगता है बहुत पहले आ जाना चाहिए था। एक तो मुझे वो कहते हैं, आई डोंट नो, कुछ है इसके ऊपर, कुछ साइकोलॉजिकल सर्वेज भी है डिफरेंट किस्म के, कि कितनी एज के बाद अगर आप अपना प्रोफेशन चेंज करते हैं तो आपके कामयाब होने के चांसेस ना होने के बराबर है। मैं आई विश कि अगर 3 साल पहले टीवी पे आ गया होता, इसका मुझे फिल्मोग्राफी में बहुत फ़ायदा होता। अब जैसे मैंने 4 से 5 प्रोजेक्ट मैंने छोड़ दिए, मुझे नहीं करने थे। आज एक आया कि मेरे बेटे को लॉन्च कर दें। मैंने कहा नहीं सर, आपका बेटा लॉन्च नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता इसको। मैं कहा आप लाहौर से पत्थर उठाएंगे, आपको डायरेक्टर मिल जाए, किसी और से पैसे बर्बाद कर लें, मैं नहीं कर सकता। अब पहले मैं नहीं कर पाता, क्योंकि पहले ये था कि हर थोड़े पैसे मिलेंगे, घर का किचन चलेगा। अब मुझे ना कहना आ गया, ना कहना बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, और इंशाल्लाह जल्द आपकी फ़िल्में रिलीज़ होंगी और हम वो इंशाल्लाह देखने के लिए आएंगे। थैंक यू। आई लव यू सर।